आज हमारा संपूर्ण देश शिक्षक दिवस मना रहा है। शिक्षक किसी भी देश और समाज के वह कर्णधार, वह नींव, वह उद्योग होते हैं जो उत्पादन के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। किंतु आज यह संदेहास्पद ही है कि हम शिक्षक दिवस मना भी रहे हैं अथवा हमारा समाज, हमारा शासन, हमारा राष्ट्र इसे झेल रहा है। इसके दो पक्ष हैं। चूँकि शिक्षक, शिक्षा, शिक्षार्थी आज तीनों ही पतन के दौर से गुजर रहे हैं। वह शिक्षक जिनका शिक्षण व शिक्षा के मूल्यों में कुछ अपनी बची खुची आस्था है, उनके लिए दूषित सामाजिक वातावरण घुटन व जलविहीन मछली के तुल्य बन चुका है। किंतु कुछ वह भी तारण और चारण वाले शिक्षक हैं जिनके कुकृत्यों और कुतफित आचरण से आज समाज भी घुटन महसूस कर रहा है। वह अपने चारण और तारण की प्रवृत्ति से महाविद्यालय और प्रशासन के तो यदि हम कहें तो इन दोनों के ही लिए व्यावसायिक विद्यालयों और प्रशासन का भी आज हम देखें तो व्यवसायीकरण ही हो चुका है। इन दोनों के लिए ही मुफीद साबित हो रहे हैं। किंतु वास्तव में आज संसार का सभ्य वर्ग, आज संसार का समाज का अभिभावक वर्ग और समाज ने वास्तव में अगर देखा जाए तो विश्व की एक समस्या बनती जा रही है। एक घुटन महसूस कर रहा है। प्राचीन भारत में गुरु न केवल समाज अपितु सत्ता द्वारा भी सुशोभित और सम्मानित होता था। गुरुकुल के पवित्र परिसर में प्रवेश पूर्व राजा और महाराजा भी अपना सब लाव लश्कर और गुरूर तथा तामझाम गुरुकुल परिसर से बाहर ही परित्याग कर देते थे। वे बिना सुरक्षा, बिना किसी तामझाम के गुरुकुल के जो निर्धारित मापदंड थे और मर्यादाएं थीं, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए ही वहां प्रवेश करते थे। आज हम देखें तो यह विडंबना ही है। पूर्व में आचार्य की चरण धूलि प्राप्त कर वे राजा और महाराजा भी स्वयं को धन्य समझते थे। किंतु वर्तमान स्थिति गुरुकुल से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ परफाई जी की एक व्यंग्यात्मक लेख याद आता है जिसका उल्लेख विचारणीय हो जाता, जिसका उल्लेख आवश्यक हो जाता है, जिसका शीर्षक ही है कि शिक्षक सम्मान से करे इनकार। चूँकि परफाई जी एक बहुत ही कुशल व्यंग्यकार हैं और मुझे लगता है कि यदि आपको पढ़ने का अवसर मिले तो इसे अवश्य पढ़ें, जिसमें यदि हम संक्षेप में उस लेख की बात करें तो इसमें एक कार्यकाल पूर्ण कर चुके उस शिक्षक का वर्णन किया गया है जो न केवल शिक्षक थे अपितु शिक्षक मूल्यों से भी जिनका गहरा सरोकार था। किंतु जब पेंशन के लिए वह जद्दोजहद व कुत्सित प्रशासनिक वातावरण का किस प्रकार से सामना करते हैं, इस परिस्थिति का, इस वातावरण का उसमें उल्लेख मिलता है। यह भी उसमें उल्लेख मिलता है
कि किस प्रकार से शिक्षक दिवस हो गया, विभिन्न प्रकार के जो औपचारिक पर्व हो गए, वहाँ पर शिक्षकों को हम कहें तो एक बाजारू वस्तु की तरह खरीद कर सम्मानित किया जाता है, केवल औपचारिकता पूर्ण करने के लिए। इन तत्वों का भी उसमें बाकायदा उल्लेख किया गया है। आज हम देखें तो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, मैं उनके लिए शिक्षक शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं समझूंगा, मैं टीचर ही उनके लिए कह सकता हूँ, अनैतिक व विभत्स कृत्यों से लिप्त हैं। आज वे विभिन्न कुतफित कृत्यों में दोषी पाए जा रहे हैं, जो पुरस्कार व प्रशासन के बीच अनैतिक साठगांठ का परिचायक है। जो राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहे हैं, और हम ये कहें कि वही राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहे हैं जिनका शिक्षण और शिक्षक मूल्यों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जो राजनीति और नेताओं के पैरोकारी में प्रवीण हैं, चाटुकारी में प्रवीण हैं, भाटों की तरह कविताएं पढ़ने में शासन और प्रशासन के प्रवीण हैं। आज शिक्षा व समाज दोनों का व्यवसायीकरण हो चुका है। चूँकि व्यवसाय में हम जानते हैं, थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र हम भी पढ़े हैं, तो उसमें बताया जाता था कि मांग और पूर्ति के नियम से ही बाजार का संचालन होता है, बाजार व्यवस्था संचालित होती है, और जिसमें पूंजी ही प्रधान होता है। आप व्यापारी के यहाँ जाएंगे तो आपकी विचारधारा वो नहीं पूछता है, वो आपका परिचय नहीं पूछता है, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है आपसे प्राप्त पूंजी। वह वस्तु देता है, बदले में आपसे पूंजी लेता है। और आज वह मांग और पूर्ति की प्रवृत्ति, आज वह पूंजी प्रधान प्रवृत्ति दुखद और विडंबना है कि हमारे शिक्षण संस्थाओं में भी प्रवेश कर चुकी है। चाहे वह छात्र अध्यापक संबंध हो अथवा शिक्षक का अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व प्रबंध तंत्र से संबंध हो, दोनों में ही यह चीज, यह प्रवृत्ति स्पष्टतः दृष्टिगोचर होगी। पूंजी प्रधान व्यवस्था में वरिष्ठ अधिकारियों से मोलभाव कर ठेकेदारी व नेतागिरी तथा केवल हफ्ते में व महीने में रजिस्टर में उपस्थिति, यह आज के गुरुजी लोगों की वास्तविक आचरण का सूचक है। यह आज के शिक्षण संस्कृति का एक, हम कहें तो कटु सत्य है। एक होम्योपैथ के एक डॉक्टर के पास एक बार मैं बैठा था, तो डॉक्टर साहब के पास एक मरीज आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब हमें फला फला बीमारी है और हम चाहते हैं कि आप हमको दवा दे दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने कुछ दवाएं दिया। अब मरीज को ही देखिए, कितनी कलाकार ये समाज है, कितना एक प्रकार से हम देखें, वह मरीज स्वयं, डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, वह मरीज जाने से पहले स्वयं पूछ रहा जाते जाते, डॉक्टर साहब कुछ परहेज भी इस पे है? तो उन्होंने कुछ परहेज थोड़ा बहुत बता दिया कि भैया देखिए, मीट मांस मत खाइए, जो है बहुत तला भुना मत खाइए, थोड़ा खट्टा पदार्थ मत खाइए। वह कहता है, डॉक्टर साहब लेकिन हम फलाने यादव जी के यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे और उन्होंने तो कहा था कि अब कोई ऐसी होम्योपैथी दवा भी, जो है होम्योपैथी में दवाएं आ गई हैं जिसमें किसी प्रकार के परहेज की आवश्यकता ही नहीं होती है। आप भी नहीं रखते हो क्या? डॉक्टर साहब बड़े संकोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा और सोचने के बाद कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने भी जो दवाएं आपको दी हैं उसमें किसी प्रकार के परहेज की आवश्यकता नहीं है। वो कहा, डॉक्टर साहब लेकिन अभी तक तो आप बता रहे थे कि ये परहेज करना। उन्होंने कहा नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। इसमें भी क्या होता है कि जो यूनानी दवाएं होती हैं उसमें परहेज की आवश्यकता होती है, हमने जो आपको दिया है वो जर्मन दवाएं हैं। मरीज चला गया। डॉक्टर साहब से हमने पूछा, हमने कहा वास्तविकता क्या है? उन्होंने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, परहेज की आवश्यकता तो हर जगह है, परहेज की आवश्यकता तो हर जगह है। तुमने कहा तो फिर आखिर जो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था वो अपना बता के फिर उसको इधर उधर क्यों घुमा रखती है? उन्होंने कहा, देखिए पांडे जी, मूल समस्या यह हमारी है कि मुझे व्यवसाय करना है। अगर मैं आज इसको यह ना कहता तो वह कल से जो है यादव जी डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देता। तो मुझे यह मतलब नहीं है कि वह कितने दिन जिएगा, उसका जो है दवा जो है 2 महीने के बाद 6 महीना मुझे करना पड़ेगा। मुझे तो इससे मतलब है कि जब तक वो जिए
तब तक हमारे यहाँ से दवा ले, क्योंकि मेरा और उसका संबंध ग्राहक का संबंध है और व्यवसायी का संबंध है। तो कहीं ना कहीं वही प्रवृत्ति आज शिक्षण संस्थाओं में भी विद्यमान है, शिक्षण संस्थाओं में भी लागू है, जहाँ गुरु जी का शिष्य से वही संबंध है कि कैसे शिष्य की इच्छाओं का अधिकाधिक पूर्ति किया जाए, जबकि गुरु और शिष्य का संबंध, राजा और प्रजा का संबंध, डॉक्टर और मरीज का संबंध, या कहें चिकित्सक और मरीज का संबंध इच्छा नहीं अपितु आवश्यकता प्रधान होना चाहिए। आज हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, उसकी भी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक समाज का चरित्र लोकतांत्रिक ना हो तब तक लोकतंत्र का ढांचा खड़ा कर लेने से आप किसी राष्ट्र को लोकतांत्रिक नहीं बना सकते हैं, अपितु वह संक्रमण की अवस्था में चला जाता है। जब हम दो विषमांगी मिश्रणों को आपस में मिलाते हैं तो वह जो है घुलने के बजाय संक्रमण पैदा कर देता है। जब समाज का स्वरूप ही लोकतांत्रिक नहीं है और व्यवस्था और ढांचा आप लोकतंत्र का खड़ा करेंगे तो ऐसे समाज में जो भविष्य होगा इस समाज का वह संक्रमित भविष्य ही होगा। आज हम उसी प्रवृत्ति से गुजर रहे हैं। प्रजा वह जो चाहती है, जो इच्छा प्रजा की है, शासन वही करता है, क्योंकि यहाँ भी वही मांग और पूर्ति का सिद्धांत चल रहा है। क्या समाज के लिए, क्या जनता के लिए, जनमानस के लिए आवश्यक है, या जनमानस और समाज की क्या आवश्यकता है, शासन का इससे कुछ लेना देना नहीं है। शासन को तो सिर्फ यह लेना देना है कि एन केन प्रकार कैसे अपनी शासन और सत्ता को बरकरार रखा जाए। जैसे डॉक्टर साहब का यह लेना देना था कि कैसे मरीज को अपने आप से बनाए रखा जाए, उसी प्रकार यह कटु सत्य आज है कि गुरु जी को का भी यही लेना देना है कि कैसे छात्र को अधिकाधिक खुश रखा जाए, कैसे अपने कोचिंग संस्थानों को जीवित रखा जाए, कैसे अपने शिक्षण संस्थानों में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे बाजार में होता है कि ग्राहक पैदा किए जाएं, वैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का नामांकन कराया जाए। और इसके लिए उन्हें छात्रों की आवश्यकता से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ छात्रों की इच्छा पूर्ति से, चाहे वह उनके लिए प्राणघातक क्यों ना हो, चाहे उस मरीज के लिए उसके जो है स्वास्थ्य और शरीर के लिए विनाशक ही क्यों ना हो। तो जहाँ शिक्षण संस्थाओं में इस प्रकार की व्यावसायिकता प्रवेश कर जाएगी, वहाँ का मस्तिष्क कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। वहाँ स्वस्थ मस्तिष्क और स्वच्छ और नैतिक युक्त छात्र जीवन का कभी निर्माण नहीं हो सकता। प्रश्न उठता है समाधान कैसे? इतनी समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या है? तो इस हेतु हमें देखना होगा कि समस्या पनपी कैसे, समस्या पनपी कैसे। इसका उत्तर है शासन व समाज दोनों द्वारा स्वदायित्वों से मुक्ति। आज शासन और समाज दोनों अपने दायित्वों से के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। शिक्षण व शिक्षकों के प्रति बेरुखी इस उदासीनता का प्रतिफल है। आज शिक्षक व शिक्षण संस्थानों का अत्यंत अशोभनीय स्तर तक गिरावट इसी बेरुखी का प्रतिफल है। जो जितना पेशेवर व व्यवसायी तथा शिक्षक तथा जिसका नैतिक तथा चारित्रिक स्तर पर दोनों ही हनन हो चुका हो, जो नैतिक और चारित्रिक दोनों ही स्तर पर विपन्न हो, वह उतना ही आज प्रख्यात अध्यापक बन चुका है। आज किसी भी बच्चे का गार्जियन कभी शायद शिक्षण संस्थानों में जाके यह देखने का प्रयत्न करे कि भैया वहाँ की व्यवस्था क्या है। प्राइमरी स्कूल आपका है, अध्यापक आपके लिए नियुक्त हुए हैं। अगर प्राइमरी का अध्यापक नहीं आता है शिक्षण संस्थानों में, क्या ग्राम प्रधान ने कभी इस पर आपत्ति किया? क्या गांव के गार्जियन ने कभी इस पर आपत्ति किया? क्या जो प्राइमरी या जो भी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक नियुक्त है, उस अध्यापक को उस ग्राम और समाज से जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या उस पर कभी अभिभावकों ने कोई कार्य किया? हम देखते हैं बाहर से आज प्राइमरी संस्थाओं में कुछ अध्यापक आ चुके हैं। एक अध्यापक हमसे मिले और अपनी पीड़ा कहने लगे, और जो समाज के ही उस गांव से ही चूंकि जुड़े हुए शिक्षा मित्र होते हैं, चाहे गांव के होते हैं चाहे ग्राम सभा के होते हैं, बस इतने अंतर होता है। उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ अध्यापक के साथ इसलिए भद्रता किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गेट बंद करवा दिया। उन्होंने कहा भैया समय सीमा से आप आना जो है शुरू कर दीजिए, आप गन्ना जो है मत छिलवाइए, गन्ना मत गोड़िए, छुट्टी के दिन में वो काम कीजिए, या तो नौकरिए कीजिए या तो वही काम कीजिए।
और जब उस अध्यापक के साथ उस शिक्षा मित्र के द्वारा अशिष्टता का व्यवहार किया जाता है तो ग्राम प्रधान जी वोट के लालच में अध्यापक का साथ देने के बजाय शिक्षा मित्र के साथ खड़े हो जाते हैं। तो क्या हम केवल यही कह सकते हैं कि अध्यापक ही इसके लिए जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं इसके लिए समाज और शासन प्रशासन तीनों की उदासीनता संयुक्त तौर पर जिम्मेवार है। देश के भूतपूर्व न्यायमूर्ति JS वर्मा का 2012 में वह वक्तव्य उल्लेखनीय है कि उन्होंने कहा था, तब दावा किया था कि 10,000 से अधिक शिक्षण संस्थान अवैध, फर्जी व डिग्रियों के सौदेबाजी में लिप्त हैं। और आज की सच्चाई यह है कि आज लाखों में यह संख्या पहुंच चुकी है, लाखों में यह संख्या पहुंच चुकी है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। पूर्व में यदि विद्यालय में कोई आधारभूत समस्या आती थी, चाहे वो खिड़की हो, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे कोई भी समस्या हो, तो ग्रामीणों द्वारा स्वैच्छिक तौर पर सहयोग से उस समस्या का निदान कर दिया जाता था, क्योंकि वह उस विद्यालय को अपनी संपत्ति से जोड़ते थे। वह विद्यालय को अपनी पूंजी मानते थे। वो मानते थे विद्यालय हमारा भी है, हमारे बच्चों का है। किंतु आज उन्हीं समाज के लोगों से ही उस विद्यालय को सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो चुका है। जब स्मार्ट क्लास बनाए गए तो खिड़कियों को जो है दुरुस्त करवाना पड़ता है, क्योंकि शिकायतें आती हैं कि गांव के ही कुछ अराजक तत्व तो छड़ी लेकर के, फरिया लेकर के उस स्मार्ट बोर्ड को ही खरोच देते हैं, उसकी स्क्रीन को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। आज यह चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। और जो अध्यापक वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, वह भी आज उन शिक्षण संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं को नष्ट करने में लगा हुआ है। छात्र है तो पंखा तोड़ देगा, बेंच तोड़ देगा। शिक्षक महोदय है तो ठंडी पड़ेगी तो थोड़ा सा मेहनत नहीं करवाना चाहेंगे। क्या करेंगे, जो है चपरासी से कहेंगे भैया जाइए और 2-1 बेंच, 2-1 खिड़की उड़की जो थोड़ी जर्जर उसको तोड़ दीजिए। उसको बनाने के बजाय, उसको रंगाई पुताई के बजाय, अगर 2 कीड़े उड़े कहीं लगे हैं तो उसमें रंगाई पुताई के बजाय उसको तोड़ दीजिए और तोड़ के लाके जला दीजिए। हम अलाव ताप लें, क्योंकि शासन और प्रशासन तो उसको जब आएगा देखेगा तो ठीक कराएगा ही। तो यह तो समस्या है। सार्वजनिक परिसंपत्ति के प्रति घोर उदासीनता व अनैतिकता का भाव आज समाज की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। यदि वर्तमान अध्यापक जगत वास्तव में सम्मान चाहता है तो उन्हें तद अनुरूप आचरण भी रखना होगा और तद अनुरूप अपना योगदान भी देना होगा। आज प्रत्येक शिक्षक के लिए स्वयं को शिक्षक समझते भी हैं, जो ये मानते भी हैं कि हमारा जो है शिक्षण मूल्यों से और शिक्षक के मूल्यों से कोई वास्ता है, उनके लिए यह अनिवार्य रूप से आत्मचिंतन का विषय बन चुका है कि क्या वह एक अनुकरणीय सांस्कृतिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आज डॉक्टर राधा कृष्णन जी के वे शब्द स्वतः विचारणीय हैं, स्वतः जो है उल्लेखनीय हैं कि एक आदर्श शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना ही नहीं अपितु नैतिक जीवन व चरित्र का निर्माण करना है। वह समाज का नींव निर्माता होता है और जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही सशक्त हम राष्ट्र की अपेक्षा कर सकते हैं। आज हमें राधा कृष्णन जी के जीवन से कुछ सीख लेना चाहिए कि जब 1962 में उपराष्ट्रपति के तौर पर वह निर्वाचित हुए और उनके सम्मुख उनके जन्मदिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा गया, कितनी विनम्रता के साथ, कितने उदारता और समर्पण के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जन्मदिन मनाना है तो संपूर्ण शिक्षकों के सम्मान में ये चीज़ कीजिए। ये त्याग की एक निशानी है। और हमारा शिक्षक समाज केवल और केवल इस दिवस को दोपहर प्राप्त करने का, कुछ उपहार प्राप्त करने का बच्चों से, और उसके लिए आप ये नहीं देखते हैं कि बच्चा किस पृष्ठभूमि से है, किस चीज़ का है, कहाँ से आ रहा है। ऐसा आप वातावरण बना देते हैं कि वह बच्चा किसी न किसी एन के प्रकार आपको उपहार ला के दे ही, और आप भी उपहार के पीछे लालायित होते हैं। ये शिक्षण संस्थाओं की एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। ये कोई छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, डिग्री कॉलेज महाविद्यालयों में यह समस्या है जिससे हम खुद दिन प्रतिदिन अवगत होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान का पुनर्निर्माण वहां के शिक्षकों के उत्तम चरित्र व समर्पण तथा अनुशासन का ज्वलंत उदाहरण है। अपने समय प्रतिबद्धता, कार्य संस्कृति, स्वाभिमान, समर्पण, उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित किया कि शिक्षक प्रकृति व प्रवृत्ति के बारे में आदर्श केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, अपितु उन्होंने तात्कालिक हम कहें समाज व शासन दोनों को ही यह आभास दिलाया, यह अवगत कराया कि वही वास्तविक राष्ट्र निर्माता व भविष्य के कर्णधार व नियंता हैं।
और इसमें वहाँ के समाज और शासन दोनों ने उनका योगदान, उनका जो है साथ भी दिया। आज वही निर्मित चित्त और चरित्र जापान के समाज में, जापान के स्वास्थ्य विभाग में, जापान के शिक्षण संस्थाओं में, जापान के शासन और प्रशासन में और वहाँ के राष्ट्रीय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी विद्यमान है, दर्शनीय है। यदि हमारे शिक्षक शायद स्वयं को दायित्वों व मर्यादाओं का, स्वयं के दायित्वों व मर्यादाओं से आत्म साक्षात्कार कर लें, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं और अपने आचरण, उत्तम आचरण का परिचय दें, तो आज कुछ ही वर्षों के अंतराल में इसका स्वर्णिम परिणाम प्राप्त हो सकता है, इसका स्वर्णिम परिणाम दिखाई दे सकता है। समाज में नैतिकता व मानवीय मूल्य शिक्षकों के उत्तम व अनुकरणीय आचरण से ही संभव है, क्योंकि यही समाज के रूपी भवन के नींव होते हैं। किंतु इस हेतु वस्तु व पात्र दोनों की शुद्धता आवश्यक है। मायने नहीं रखता कि दूध कितना जो है सही है, दूध बहुत शुद्ध हो, वो वस्तु हो गया, और यदि जिस पात्र में उसे रखा जा रहा है वह पात्र दूषित है तो वह दूध फट जाएगा। और यदि पात्र बहुत शुद्ध हो लेकिन दूध ही दूषित हो, तब भी वह दूषित ही होगा। दोनों ही स्थितियों में उसमें हम शुद्धता की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार यह आवश्यक है कि जो प्रोडक्ट शिक्षक तैयार कर रहा है शिक्षण संस्थानों में और तैयार करके समाज रूपी पात्र को दे रहा है, उस समाज रूपी पात्र की पात्रता कैसी है? क्या समाज भी स्वयं में बदलाव के लिए, तदनुरूप बदलाव के लिए तैयार है? आज आवश्यक है जो शिक्षक यदि इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है तो तब तक यह प्रयास में सफलता संभव नहीं है जब तक कि शिक्षक, शासन व समाज के बीच व्यवस्थित समन्वय न हो। आज देश की उत्कृष्टता और समाज तथा विद्यार्थियों के, छात्रों के स्वर्णिम भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक, शासन व समाज के बीच एक व्यवस्थित तालमेल तथा समन्वय हो। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल हो पाया हूं। धन्यवाद।